हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड, वेलकम बैक अगेन। सो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस पर्सपेक्टिव को लेके हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ऑल द डिवाइसेस कवर करने वाले हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि हर 10 मिनट में हम एक डिवाइस कवर कर लें। 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इन डिवाइसेस को अगर आप करोगे तो आपके एग्ज़ाम में 15 to 18 मार्क्स यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेंगे। आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशंस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ पर से आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, और कैपेसिटर से केस स्टडी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन सब डिवाइसेस को कवर करने के बाद आपके 15 to 18 नंबर कन्फर्म है एग्जाम में। सो अगर आप लास्ट टाइम पर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सबसे पहला अपना जो डिवाइस है दैट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। अब अपने पंखे वगैरह स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए इन्हें कुछ एक फोर्स चाहिए, एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ये सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर बेसिकली इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस एंड डिलीवर इट एट वंस सो दैट the electrical devices can overcome the electrical inertia and start functioning या start working, ठीक है। So what is capacitor? It is a device which is used to store electrical charge. Now it is observed that Q is directly proportional to V. That is, charge acquired by the plates of capacitor is directly proportional to the potential difference applied across the capacitor. जितना आप potential difference ज़्यादा देते जाओगे उतना ज़्यादा चार्ज क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो अगर मैं इसे एक कांस्टेंट की तरह लिखूं तो Q कितना आ जाता है, CV, जहाँ पर C क्या है, नथिंग बट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब एक टंकी है, उस टंकी का नाम क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर नामक टंकी क्या स्टोर करती है? जैसे टैंक अपना पानी स्टोर करता है, वैसे कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज। तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ डिवाइस कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज? दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, रिप्रेजेंटेड बाय C, मेजर्ड इन फैरेड, है ना। क्लियर? नाउ C आ जाता है आपके पास Q बाय V। तो यू मस्ट बी थिंकिंग, या आपको लग रहा होगा कि कैपेसिटेंस चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, कि कैपेसिटर या टैंकी की कितनी कैपेसिटेंस है, दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज सप्लाइड और द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। बट इट इज रॉन्ग। जो कैपेसिटी है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q और V, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, जैसे कि एरिया, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जैसे कि मीडियम, कौन सा मीडियम है उनके बीच में, ठीक है। सो नोट करके लिखेंगे आप कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V and depends on dimensions and permittivity of the material, ठीक। जैसे कि V होता है IR, तो R कितना हो जाता है, V बाय I। बट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, आपका लेंथ पे, आपका एरिया पे, आपका मटेरियल पे, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो 2 प्लेट्स हैं, ठीक, एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। नाउ बैटरी क्या करेगी, इन प्लेट्स में से चार्ज सेपरेट करेगी और देयर विल बी सम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कितना चार्ज स्टोर होता है वो हमें निकालना है। सपोज ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है।
सो हमें पता है C कितना होता है, Q बाय डेल्टा V। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, देयरफॉर दिस प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द नेक्स्ट प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। सपोज इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी डेवलप हुई, प्लस सिग्मा, और इस पे कितनी डेवलप हुई, माइनस सिग्मा। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V किसके बराबर आता है, E इंटू डी। लेट अस सपोज इनका सेपरेशन कितना है D और इस प्लेट का एरिया कितना है A। नाउ टॉकिंग अबाउट E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो अपोजिटली चार्ज हैं, इस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा V कितना आ गया, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो C कितना आ जाएगा, Q बाय सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस इज dependent on the dimensions and the permittivity of the medium, where A is area of the plates, D is distance between the plates and epsilon naught is the permittivity। इस पे वापस आएंगे अभी फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's discuss कि how much energy a capacitor can store, that is energy stored in a capacitor। ठीक है, तो सेम डायग्राम ऊपर वाला कॉपी करते हैं फटाफट। अब देखो, इस बैटरी ने जितना एक्सटर्नल वर्क करा है टू सेपरेट दीज चार्जेस, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने में और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करने में, दिस एक्स्ट्रा वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर। तो चार्ज स्टोर करने की वजह से या फिर इस बैटरी ने जो एक्सटर्नल वर्क करा है उसकी वजह से इस प्लेट्स के पास एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज एट t इक्वल्स टू 0, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, यहाँ पे अगर मैं एक स्विच लगा दूँ तो जब ये स्विच ओपन था तो कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, 0, क्योंकि Q भी कितना रहा होगा, 0। ठीक है, एट सम टाइम t इक्वल्स टू t, सपोज कैपेसिटेंस कितना हो गया C और चार्ज डिलीवर्ड कितना आ गया Q, एंड एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपिटल C, और Q क्या हो गया, कैपिटल Q। ठीक है, सो एट एनी टाइम स्मॉल वर्क डन, dw कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन VdQ। अब ये कहाँ से आया, ये चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा है, वर्क डन किसके बराबर होता है, Q डेल्टा V या QV। ठीक हो गया, तो टोटल वर्क डन W कितना आ गया, VdQ। V कितना हो गया, किसी मोमेंट पे सपोज चार्ज स्मॉल q था और कैपेसिटेंस C, तो V हो गया Q बाय C। तो इसे पुट करते हैं तो कितना आ गया, Q बाय C dQ। नाउ कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, वो चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसे कहाँ ले लेंगे, बाहर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को तो C ही रखते हैं, कैपिटल C है ना। ठीक, क्लियर, ठीक हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक, सपोज स्टार्टिंग में इनिशियली t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q। तो वर्क डन कितना आ गया, इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो दैट इज Q² बाई 2, दैट इज 1/2C और Q², एंड दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो U कितना है अपने पास, Q² बाय 2C, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसकी अलग अलग फॉर्म हो सकती है, Q इक्वल टू C भी रख सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, C² V² बाय 2C, एक C से एक C कैंसिल, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, और तीसरा फॉर्म आ सकती है इसकी, U इक्वल टू C को ले सकते हैं Q बाय Q इक्वल टू CV, तो C को ले सकते हैं Q बाय V, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ QV। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। जब कैपेसिटर्स आपको सीरीज में दिए हों तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो आप ये वाली फॉर्म यूज करना। ठीक है, जब कैपेसिटर्स आपको पैरेलल में दिए हों तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो आप
ये वाली फॉर्म यूज करना, ठीक है, क्लियर, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। आप सभी को पता है सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। सीरीज में क्या सेम रहने वाला है, चार्ज, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टर, वहां करंट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक, तो सीरीज में लगा देते हैं कुछ कैपेसिटर्स, दो के लिए करते हैं, बाकियों के लिए जनरलाइज कर देंगे ना फटाफट। तो दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज कैपेसिटर C2। अब सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, बट पोटेंशियल विल गेट डिवाइडेड। इस पे पोटेंशियल V1, इस पे पोटेंशियल V2। सपोज बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना था, V, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल V किसके बराबर आ जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक। तो V हो गया V1 प्लस V2 हो गया, तो अपने पास V हो जाएगा Q बाय C इक्वलेंट। V1 हो जाएगा Q बाय C1, क्योंकि चार्ज तो सेम रहने वाला है, और V2 हो जाएगा Q बाय C2। नाउ Q इज सेम एवरीवेयर, तो 1 बाय C इक्वलेंट कितना आ जाता है सीरीज में, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, ठीक है। ये बड़ा बेसिक है, आप इसे कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक। तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है, तो दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लेते हैं। नाउ पोटेंशियल विल रिमेन सेम बट चार्ज विल गेट डिवाइडेड। इस पे Q1 आ गया और इस पे Q2। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2। पोटेंशियल इस पे भी V और इस पे भी V। तो टोटल चार्ज Q किसके बराबर आ गया, Q1 प्लस Q2, और Q कितना होता है CV, दैट इज C इक्वलेंट इंटू V। Q1 कितना होगा C1V प्लस Q2 कितना होगा C2V। नाउ V इज सेम एवरीवेयर, तो C इक्वलेंट कितना आ गया C1 प्लस C2। तो पैरेलल में सिंपली ऐड कर सकते हैं, और सीरीज में जैसा आपका रजिस्टर का फॉर्मूला बनता है वैसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट आर बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स, ये हमने डेप्थ में और डिटेल में अपनी लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस करा है। यहाँ हम क्विकली रिवीजन के तौर पर इसे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स विच हैव द एबिलिटी टू इंड्यूस चार्जेस अक्रॉस देम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं तो इंसुलेटर्स, बट जब आप उनके क्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उनके पास एबिलिटी है टू गेट चार्जेस इंड्यूस अक्रॉस देम, और इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन, ठीक है। तो द मटेरियल्स विच इंड्यूस charges across them on the application of external electric field are known as dielectrics, ठीक है। एग्जाम्पल मीका है ना, दीज आर द मटीरियल्स विच आर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। चलो, तो दो तरीके के होते हैं, अभी फटाफट डिस्कस करते हैं। एक होते हैं आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर में क्या फ़र्क है, ऐसे मटेरियल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, इन्हें कहा जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और ऐसे मटेरियल जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर आपस में एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है, इन्हें कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। दे हैव सम इंट्रिंसिक
डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, इनका खुद का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता है, इक्वल एंड अपोजिट, और थोड़ा सा इनके बीच में सेपरेशन होता है। और आपको डाइपोल की डेफिनेशन पता ही है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, इनका खुद का कोई इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल HCl, एग्जाम्पल H2O, और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? N2O2, ठीक है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। क्लियर? इस टॉपिक को थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट इसे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अब देखो, जो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इनका खुद का डाइपोल मोमेंट तो होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब रैंडमली अलाइंड है, ठीक है। कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। जैसे क्लास रहती है ना, घंटी बजी, टीचर क्लास के बाहर गया, तो सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे? रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। कोई आगे भागेगा, कोई पीछे भागेगा, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई बातें कर रहा होगा, कोई प्लेन उड़ा रहा होगा, कोई पेपर मार रहा होगा, तो सबकी अपनी अपनी हरकतें हैं। पर जैसे ही नेक्स्ट टीचर क्लास में आएगा तो क्या होगा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, इसके इफेक्ट से सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे? इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन सारे पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या लगेगा? टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ये क्या हो जाएंगे? दे विल गेट पोलराइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं सरफेस के हिसाब से दिखाऊं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो देखो सरफेस पे क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होके दिखाई दिया, ठीक है। दिस इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई नॉट बोलूं, तो इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दिस इज ई इंड्यूस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी डाइपोल के अंदर? ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ई इंड्यूस, ठीक है। क्लियर? तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस करते हैं, या डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कुछ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो कितनी रिड्यूस होती है? तो रिड्यूस हो जाती है, ई नेट हो जाता है ई नॉट बाय के, जहां पर के क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड रिमेंबर के की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एप्सिलॉन आर को ही के बोलते हैं, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक हो गया? क्लियर? चलिए, अच्छा और बताते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर?
और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ये वर्ड ध्यान रखना मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स P induced is directly proportional to external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। दैट इज P इंड्यूस्ड, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा xi e, वेयर xi e इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कि किस डाइलेक्ट्रिक में कितनी मादा है, कितनी एबिलिटी है टू गेट पोलराइज, इज रिप्रेजेंटेड बाय xi e। तो xi e इज, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। मोर xi e, मोर पोलराइजेशन, ठीक है, क्लियर। मोर सेपरेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक हो गया, क्लियर। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज एप्सिलॉन r इज xi e प्लस 1, वेयर एप्सिलॉन r इज k, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। xi e आपकी ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एयर की बात करें तो एयर के लिए एप्सिलॉन r क्या होगा, एप्सिलॉन m है एप्सिलॉन नॉट। अब एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट सेम, दैट इज 1, ठीक है। तो एप्सिलॉन r अगर 1 है तो xi e की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1, xi e बिकम्स 0, मतलब xi e बताता था एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। अब एयर क्या है, एक परफेक्ट इंसुलेटर, इट डजंट हैव एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन, देयरफॉर उसके लिए xi e दैट इज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कितना आया, 0, ठीक है। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए xi e आता है इन्फिनिटी, ठीक, बिकॉज जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस वहां बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाता है। तो इसके लिए xi e कितना आता है, इन्फिनिटी, ठीक है। k भी कितना हो गया, दैट इज एप्सिलॉन r ठीक, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर के अंदर क्या फायदा है। देखो कैपेसिटर में जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था दैट केम आउट टू बी a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब आपको कैपेसिटर ऐसा बनाना है जो कॉम्पैक्ट हो और पावरफुल हो, मतलब टैंकी बड़ी भी हो पर उसका साइज क्या हो, छोटा हो, मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर करे बट साइज क्या हो एट द सेम टाइम छोटा। तो उसके लिए आप a को ज्यादा बड़ा कर नहीं सकते, b को आप बहुत छोटा करोगे तो खतरा है कि प्लेट्स क्या हो जाए, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। तो डी भी आप बहुत छोटा नहीं कर सकते, तो बचा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को चेंज करूं तो उससे क्या होगा, मेरा कैपेसिटेंस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए वी यूज डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है। तो लगाते हैं फटाफट। सपोज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका कांस्टेंट क्या है k, इसकी थिकनेस कितनी है d और एरिया बिटवीन द प्लेट्स भी कितना है d। अब नया कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो वही है ना, C इज Q बाय डेल्टा V। नाउ डेल्टा V विल बिकम E इंटू D। अब अभी हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, देखो यहाँ पर देखो E नेट कितना हो जाता है, E नॉट बाय K। तो यहाँ कितना आ जाएगा, E कितना हो जाएगा, E बाय K इंटू डी। तो Q कितना आ जाएगा, C कितना आ जाएगा, Q बाय डेल्टा V, दैट इज Q आया है, Q को Q रखते हैं और डेल्टा V कितना हो गया, E इंटू डी बाय K, ठीक है। तो E कितना होता है Q बाय A,
इंटू के और एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, के से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपेसिटेंस कितने गुना इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स, दैट इज द न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 80 है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 80 टाइम्स, 40 है तो 40 टाइम्स, 30 है तो 30 टाइम्स, और हमें पता है कि के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कैपेसिटेंस भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन which may come in your exam, that is partially filled dielectric, मतलब पूरी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया है, कुछ एरिया में ही डाइलेक्ट्रिक लगाया है। तो दो प्लेट्स लेते हैं कैपेसिटर की फटाफट, और कुछ रीजन में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं। सपोज इसकी थिकनेस कितनी है, टी, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। सो नाउ क्यू सी इक्वल्स टू वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्यू बाय डेल्टा वी, ठीक है। सी कितना होता है, क्यू बाय डेल्टा वी होता है। नाउ डेल्टा वी, अब देखो अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सपोज E1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी E नॉट बाय के, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिया है, के, और जो बचा हुआ खाली स्पेस है ये वाला, ठीक है, ये जितना खाली स्पेस बच गया है तो ये कितना होगा, टी में तो डाइलेक्ट्रिक लगा है, टोटल डी है, तो ये जो बचा हुआ खाली स्पेस है कितना हो गया, इसकी थिकनेस कितनी हो गई, डी माइनस टी, और इसमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, तो डेल्टा वी हो जाएगा E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू डी माइनस टी, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, सी कितना हो जाएगा, क्यू बाय डेल्टा वी E1 इंटू टी, ठीक है। E1 कितना हो जाएगा, E नॉट बाय के, अभी अभी लिखा है ना हमने, ठीक, प्लस E2 कितना है, E2 तो E नॉट ही है इंटू डी माइनस टी, ठीक है। अब E नॉट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, टी बाय के प्लस डी माइनस टी, तो ये हो गया सी क्यू बाय ई नॉट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टी बाय के प्लस डी माइनस टी, तो सी हो गया आपका क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, टी बाय के प्लस डी माइनस टी, तो ये कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब अगर पूरे में लग जाए तो डी और टी क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और टी किसके बराबर आ जाएगा, डी के ऊपर चले जाएगा, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के टाइम्स, वो हमने अभी पढ़ा ही है फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स में। और अगर मैं के को इन्फिनिटी कर दूं, अगर मेटल्स की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 1/0, और ये कितना हो जाएगा डी माइनस टी, तो ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विद बैटरी कनेक्टेड। अब ये आपको कॉन्सेप्ट 4 नंबर देके जा सकता है कि आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा पर बैटरी क्या है सेम टाइम पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो सपोज ये अपना ओरिजिनल कैपेसिटर था, नो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नथिंग, ठीक है। सेपरेशन कितना था इसमें, डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सपोज स्टार्टिंग में ई नॉट, चार्ज कितना था क्यू नॉट, कैपेसिटेंस कितना था सी नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके बीच में वी नॉट, है ना। और एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी यू नॉट, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया इसके बीच में तो श्योर सी बात है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड ई न्यू, क्यू न्यू, सी न्यू, वी न्यू एंड यू न्यू, कि इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो वी न्यू भी क्या रहेगा सेम बैटरी है, तो पोटेंशियल विल नॉट चेंज, सबसे पहली बात। तो वी न्यू विल रिमेन सेम, वी नॉट रिमेन्स सेम, ठीक।
नेक्स्ट सेकंड अपनी बात करते हैं ई नॉट की, ई न्यू की, ठीक है। नाउ डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, डिक्रीज, कितनी डिक्रीज होती है, ई नॉट बाय के, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। थर्ड बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो C कितना होता है, K टाइम्स C नॉट, तो इट विल इंक्रीज, ठीक है। फोर्थ बात करते हैं Q की, Q न्यू, ठीक है। तो Q न्यू कितना हो जाता है, Q न्यू होगा C न्यू इंटू V न्यू। अब V न्यू तो सेम रहा V नॉट, C न्यू कितना था अपना K टाइम्स C नॉट। अब C नॉट V नॉट ओरिजिनल चार्ज था, दैट इज Q नॉट, तो C न्यू कितना हो गया K टाइम्स Q नॉट, मतलब जो नया, सॉरी Q न्यू कितना हो गया K टाइम्स Q नॉट, मतलब जो नया चार्ज है दैट बिकम्स K टाइम्स, मतलब इंक्रीजेस। एंड लास्ट में आती है अपनी एनर्जी स्टोर्ड U न्यू, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब कैपेसिटेंस बड़ा है तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहा है सेम, ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा हाफ C न्यू कितना आया था K टाइम्स C नॉट, और V न्यू कितना आया V नॉट, दैट इज K टाइम्स हाफ C नॉट V नॉट, C नॉट V नॉट, हाफ C नॉट V नॉट क्या था, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये आता है ना एनर्जी स्टोर्ड में, कहाँ गया, हाँ हाफ CV स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर करना पड़ेगा बस, हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, मतलब मोटा मोटा K टाइम्स हो गया, तो U न्यू बिकम्स K टाइम्स, मीन्स इंक्रीजेस। तो देख लेना ये सारे पॉइंट। सबसे पहले कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, ठीक है। बैटरी क्योंकि कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम, चार्ज विल गेट इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल आल्सो गेट इंक्रीज, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बट बैटरी डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक तो इंसर्ट करा, ठीक है, पर बैटरी कर दी डिसकनेक्ट। तो निकालना है C न्यू, Q न्यू, V न्यू, E न्यू, और सबसे पहले मैं बात करता हूं Q के साथ। नाउ क्योंकि बैटरी क्या कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है, तो अब चार्ज को ट्रांसफर करने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। चार्ज को ट्रांसफर कौन करता था, बैटरी। बैटरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द चार्जेस, ठीक है। प्लेट से चार्ज खींचकर एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करने का काम कौन करता था, बैटरी। अब बैटरी आपने कर दी डिस्कनेक्ट, तो चार्ज क्या हो गया, ट्रैप। नाउ सिंस द चार्ज गॉट ट्रैप यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले जितना चार्ज था और बाद में जितना चार्ज था वो दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम। सो क्यू न्यू किसके बराबर आना चाहिए, क्यू नॉट। बात करते हैं अपना सी न्यू, ये हमेशा इंक्रीज होता है, डेट इज के टाइम्स सी नॉट। बात करते हैं ई न्यू, ये हमेशा डिक्रीज होता है, दैट इज ई नॉट बाय के। तो ये इंक्रीज होना है और ये डिक्रीज, ये हमेशा ही है केस, और ये रहने वाला है सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट वी न्यू, वी न्यू कितना होगा, क्यू होता है सी वी, तो वी होगा आपका क्यू बाय सी, दैट इज क्यू न्यू बाय सी न्यू, ठीक है। अब क्यू न्यू तो क्यू नॉट ही है, ठीक है। और सी न्यू कितना है, सी न्यू हो गया आपका के टाइम्स सी नॉट, तो वी न्यू कितना हो गया, वी नॉट बाय के, दैट मीन्स पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है। और लास्ट में एनर्जी स्टोर्ड, यू न्यू कितना आता था, हाफ
CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C से भी निकाल सकते हैं, Q सेम रहने वाला ना, Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। तो Q स्क्वायर क्या होगा, Q नॉट का स्क्वायर, क्योंकि Q तो रिमेन्स सेम, देखो, और 2 C न्यू कितना हो जाएगा, K टाइम C नॉट, तो 1/K Q नॉट का स्क्वायर दैट इंटू 2C नॉट दैट इज U नॉट। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी, U नॉट बाय K। तो ध्यान रखना, सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड और पोटेंशियल चेंज हो रहा है, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, बल्कि जब बैटरी कनेक्टेड थी तब एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज, ठीक है। ये केसेस ध्यान रखना। और अब आपको 4 नंबर या 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता इसमें से, कैपेसिटर में से, ठीक है। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 2 वर्ड आते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर एंड अनदर इज एमीटर। तो क्या फर्क है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिंग डिवाइस है एंड एमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस। मतलब अगर कहीं पर मेरे को स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना है देन आई विल यूज अ गैल्वेनोमीटर, और कहीं पर करंट को मेजर करना है देन आई विल नीड अ स्ट्रॉन्ग मेजरिंग डिवाइस विच इज एमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, galvanometer is a device which is used to detect and measure small currents, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में जनरली, ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की इसकी, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सब आपको अभी तक पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो रटने वाला सीन है तो रट लो फिर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है दैट अ करंट कैरिंग coil placed in a uniform magnetic field क्या करती है, experiences torque, ठीक है, experiences torque, है ना। a current carrying coil placed in uniform magnetic field experiences torque which is responsible for rotating the coil, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, हर डिवाइस में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले उसका डिस्क्रिप्शन कि डिवाइस करता क्या है, दूसरा उसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, तीसरा उसका कंस्ट्रक्शन, चौथा उसकी वर्किंग, दैट्स इट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पहले आपको चाहिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय 2 सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। अब मैग्नेट सिलेंड्रिकल क्यों लिए ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फिर वी नीड अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो ये अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसे आर्मेचर कॉइल भी बोल सकते हो। किससे मिलके बनी है, कॉपर से मिलके बनी है, और इसमें कितने टर्न्स हैं, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स। ये अपना टर्मिनल T1 है, आपने ऐसे करके डिवाइस देखा होगा, इसमें ऊपर पे ग्लास रहता है, नीचे ब्लैक आपका क्या बोलते हैं बेस रहता है, एक रेड कलर का टर्मिनल होता है और एक ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है जहां पर आप वायर्स को कनेक्ट करते हो, वो फिजिकल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अगर मैं उसका डायग्राम में 2D में एक फिगर बनाऊं तो दिस इज टर्मिनल T1, दिस इज टर्मिनल T2, एक जगह से करंट अंदर आएगा और एक जगह से करंट बाहर जाएगा एंड इट विल कंप्लीट द सर्किट। ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया और सिलेंड्रिकल क्यों लिया ये भी डिस्कस करेंगे अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज अ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है, इसी मटेरियल को क्यों लिया ये भी डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, किस किस चीजों से मिलकर ये बनाई है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल cylindrical magnets and a armature coil wounded over a soft iron core base connected with terminal T1 and a phosphor bronze spring and terminal T2, ठीक। ऐसा डायग्राम बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। नाउ डिस्क्रिप्शन क्या क्या है इसके पास, 2 cylindrical magnets
ठीक है। एन आर्मेचर कॉइल ऑफ कॉपर wounded over cylindrical soft iron core base material. Coil connected between two terminals T1 and T2 with a phosphor bronze spring of torsional constant C. ठीक, क्लियर, इतना बहुत है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्किंग, वर्किंग में कैसे काम करता है ये वो डिस्कस करना है। देखो सपोज मैंने देखा कि यहाँ से करंट आई आया, इस सर्किट में कितना करंट आया, आई, ठीक है। अब जैसे ही करंट आई आएगा, सो दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इसे करंट आई दिखा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और टॉर्क कितना लगता है ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर रखा है। टॉर्क लगता है आपके पास when current I is passed through the galvanometer, sorry, हाँ galvanometer ही बोल सकते हैं, the armature coil experiences टॉर्क, ठीक है। और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, BINA sin थीटा, है ना, जहां पर B क्या है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट इन द कॉइल, ठीक, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड A क्या है एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। थीटा क्या है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर जो कि M की डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इतना क्लियर है। तो ये ऊपर वाली कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी। तो सपोज ऊपर वाली कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो नीचे वाली जो स्प्रिंग है ना, इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगी, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब दोनों का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और उस पॉइंट पे आकर हम मेजर कर लेंगे कि कितना करंट मूव हो रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। सो द स्प्रिंग will produce a restoring torque, ठीक है। सपोज कहते हैं इसे टॉर रिस्टोरिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट कितना है, C, ठीक है। तो सपोज the coil rotates by an angle of 5 डिग्री, कॉइल 5 डिग्री घूम गई, ठीक है। 1 डिग्री घूमने पर इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता था, C। 2 डिग्री घूमने पे कितना प्रोड्यूस होगा, 2C। तो 5 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, C5, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट
इक्विलिब्रियम, टॉर्क रिस्टोरिंग शुड बी इक्वल टू टॉ इन द कॉइल। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आया C5 और टॉर्क इन द कॉइल आया, तो अगर मैं फाई देखूं साइन थीटा, दैट इज कितना, ये सुई घूमी है ना, फाई से पता चलेगा हमें, फाई से हम मेजरिंग करेंगे, हम एक मेजरिंग मीटर लगाएंगे और जितना सुई घूमी होगी तो फाई उतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, उसके हिसाब से हम करंट मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? फाई कितना हो जाएगा I/C और कितना हो गया NBA साइन थीटा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू I इंटू NBA साइन थीटा डिवाइडेड बाय C। ठीक है, अब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, आपने स्प्रिंग ले लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कॉइल में फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म रखा है, कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल भी क्या है, कांस्टेंट। दिक्कत कौन कर रहा है मुझे यहाँ पर? सिर्फ थीटा, क्योंकि थीटा चेंज होने से बार बार क्या हो रहा है, मेरा डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। बट आई वांट द डिफ्लेक्शन टू बी प्योरली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या चाहता हूं मैं? डिफ्लेक्शन क्या हो? प्योरली करंट के प्रोपोर्शनल। इट शुड नॉट इंक्लूड थीटा। देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? टू एलिमिनेट द डिपेंडेंसी of phi, that is deflection, on theta, that is angle between A and B, we introduce radial magnetic field। ठीक है, तो व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? इफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिखा ही है यहां पर, इसे ऊपर कर लेता हूं। If the magnetic field at all points is parallel to the plane of the coil, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरी कॉइल है, ठीक, और इससे जब भी ये कॉइल घूमे कुछ इस तरीके से घूमे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहे इस कॉइल के पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमेशा हर पॉइंट पर इस कॉइल से पैरेलल रहेगी तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दैट एट एवरी पॉइंट, ड्यूरिंग एवरी रोटेशन, एवरी एंगल, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। उससे होगा क्या? उससे ये होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के क्या है, हमेशा पैरेलल है, तो जो एरिया वेक्टर होगा उसके वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ऐसे। ठीक, तो मतलब हर पॉइंट पर ये चाहे जैसे भी घूमे, हर पॉइंट पर चाहे जैसे भी घूमे, ये दोनों क्या रहेंगे आपस में? परपेंडिकुलर। और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो इनके बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री रहेगा थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, सच magnetic field is known as radial magnetic field, which means that angle किस किस के बीच का? between A and B is always 90 डिग्री। और बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है? थीटा। तो थीटा हमेशा क्या हो जाएगा? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
therefore theta will become 90 degree and sin 90 will all know that is 1. तो phi कितना आ जाएगा, I n b a by c. अब ये सब कांस्टेंट है तो phi कितना हो जाएगा, k times I where k is constant n b a by c, तो phi is directly proportional to I. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से phi हमेशा क्या हो जाता है, I के प्रोपोर्शनल. और अचीव कैसे करना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आपको लेना है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स. सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की मदद से वी कैन अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और आपको क्या लेना है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर बेस. सॉफ्ट आयरन कोर की क्या प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक. तो इट विल अलाउ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इटसेल्फ. ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप आंसर करोगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा प्लेन के क्या रहे, पैरेलल. ठीक है, क्लियर. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, हाउ इट इज अचीव्ड, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स एंड सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर बेस. ठीक, क्लियर. ठीक, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, अब सेंसिटिविटी आपने कई बार एड्स में सुना होगा, जो दांतों में होती है ना. दांतों में सेंसिटिविटी क्या होती है कि हल्का सा पानी लगा या हल्का सा ठंडा या गर्म लगा तो आपके दांतों में झंझनाहट आ जाएगी, आपके दांत फील कर लेंगे उसको, नर्व्स में फील होगा आपको वो पेन. ठीक है, वो सेंसेशन. सिमिलरली अगर हल्का सा करंट आए और गैल्वेनोमीटर क्या कर दे, उसे फील कर ले, मतलब उसे मेजर कर ले या उसे शो कर दे, डिफ्लेक्शन शो कर दे, दैट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी. तो व्हाट इज सेंसिटिविटी, आइए एस से दिखाएं. इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. ठीक है, कि छोटे से छोटे करंट में कितना बड़े से बड़ा डिफ्लेक्शन दिख सकता है. तो आई एस हो जाएगा आपके पास, फाई कितना आया था, एन बी ए आई बाय सी डिवाइडेड बाय आई, आई से आई. ठीक, नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हो, है ना. आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, बिल्कुल. एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है. और सी को क्या कर सकते हो, डिक्रीज. मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी आपकी करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा. और टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए, देयरफॉर हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग ही यूज करते हैं, कोई और स्प्रिंग यूज नहीं करते, बिकॉज उसके लिए टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम. ठीक है, क्लियर. तो करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, दिस इज वी एस डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. ठीक है, तो वी एस हो जाएगा फाई डिवाइड बाय वी कितना हो गया, वोल्टेज होता है आई आर. ठीक है, तो फाई और आई और आर, फाई की वैल्यू कितनी थी, एन बी ए बाय सी, आई इंटू आर, आई से आई कैंसल, दैट इज ठीक. नाउ इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी. ऐसा क्यों कहते हैं, सपोज आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करे तो लेंथ बढ़ गई आर्मेचर कॉइल की, तो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया. तो इसलिए अक्सर एक पॉइंट लिखा जाता है कि दैट इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट increase voltage sensitivity. Now last topic in galvanometer, that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter.
सो इफ़ यू वांट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहले तो ऐसा समझ लें आप, एमीटर ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे जी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना ले रखा है हमने जी, और इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को जो हमने पैरेलल में लगाया है इसे क्या बोलते हैं हम, शंट। दिस इज कॉल्ड एज शंट। व्हाट इज शंट? अ स्मॉल resistance connected in parallel, ठीक है। अब शंट लगाने से क्या हुआ, सपोज सर्किट में करंट आया I, ठीक, और गैल्वेनोमीटर से पास हो गया IG, तो कुछ करंट तो अपना शंट से भी पास होगा, कितना पास होगा, I माइनस IG, और क्योंकि ये दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट S ये किस में है, पैरेलल में, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम, तो V अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू V अक्रॉस शंट। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, IG इंटू जी, V इक्वल टू IR, और शंट के अक्रॉस कितना होगा, I माइनस IG इंटू R, सॉरी S, शंट की वैल्यू S ले रखी है ना हमने, शंट रेजिस्टेंस, तो देखो S की वैल्यू आ जाएगी IG इंटू जी एंड I माइनस, और यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर आपको 100 एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेंज इतनी है, उसे आपको कन्वर्ट करना है एक एमीटर में जिसकी रेंज इतनी है, मतलब वो बोलेगा कि गैल्वेनोमीटर की रेंज 1 एमीटर है, आपको इसे कन्वर्ट करना है एमीटर में जिसकी रेंज कितनी हो, 10 एमीटर, तो IG की वैल्यू दे दी उसने और I की वैल्यू दे दी, ठीक है। और पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, तो यहां से आप शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे सीरीज में लगाने का क्या फायदा हुआ कि जो मेजर करंट है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है, वो कहां से पास होगा, शंट से, है ना। अरे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहीं से पास होगा, क्यों क्यों होगा, दिमाग लगाओ जरा। इसलिए होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल, करंट यहां पर आया, उसे 2 रास्ते दिखे, एक रास्ता था जो गैल्वेनोमीटर से गुजरता था, दूसरा रास्ता था जो शंट से गुजरता था, तो करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ। अब ज्यादा मेजॉरिटी में जो करंट है वो कहां से पास होगा, शंट से, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस, रुकावट क्या है, कम, तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से पास हो गया, तो जो अपना गैल्वेनोमीटर है ऑलरेडी सेंसिटिव है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक छोटी सी स्प्रिंग लगी है उसमें, तो उसमें से कम करंट पास हुआ, उस वजह से उसके टूटने के और डैमेज होने के चांसेस क्या हो गए, कम। दैट इज व्हाई वी अप्लाई अ पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड एज शंट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि शंट को आपने पैरेलल में ही क्यों लगाया, सीरीज में क्यों नहीं लगाया, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लिया और उसके अक्रॉस एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया R, ठीक है, और यहां पर है R एक्सटर्नल, है ना, तो यहां से करंट I आया, ठीक है, तो करंट तो सेम रहा, यहां पर सपोज IG चले गया, ठीक है, तो ये पूरा सेटअप किस में कनेक्टेड होगा, अक्रॉस अ रजिस्टर इन पैरेलल। ऐसे लगता है ना, वोल्टमीटर सर्किट में कहाँ लगता है, इन पैरेलल। सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, बाय अप्लाइंग अ लार्ज resistance in series with the गैल्वेनोमीटर, ठीक है। V कितना हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस IG इंटू R, दिस इज द वोल्टेज, और यही काम होता है वोल्टमीटर का, टू कैलकुलेट द वोल्टेज। ये दोनों सेम होंगे,
अरे ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा और ये वाला होगा, ये दोनों क्या होंगे सेम, विच इज़ इक्वल्स टू वी अक्रॉस एक्सटर्नल, वो कितना आ जाएगा आई माइनस आई जी इंटू आर, और इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है सेम, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर मैं एक आइडियल एमीटर की बात करूं तो उसके लिए एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, ठीक है। तो सारा का सारा करंट कहाँ से पास होगा, नीचे वाले से, और इसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। और अगर एक आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं तो उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन्फिनिटी, ठीक। उस केस में भी यहाँ से मिनिमम करंट पास होगा और सारा का सारा करंट कहाँ से पास होगा नीचे, ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसी जनरेटर। तो तीसरा जो हमारा डिवाइस है विच इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, प्रिंसिपल इज नथिंग बट आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, वही दो बड़े मैग्नेट्स और एक चाहिए आर्मेचर कॉइल कॉपर वाइंडिंग्स की कंटेनिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज एक्सेल, जिसके अबाउट इस आर्मेचर कॉइल ने क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है, क्लियर। दीज आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यहां पर मिलता है हमें आउटपुट। हेयर वी कनेक्ट द, अब स्लिप रिंग्स क्यों लगती है, स्लिप रिंग्स इसलिए लगती है क्योंकि ये एक्सेल है, एक इसका एक्सेल का ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड, ठीक है। पेन नहीं मिल रहा दूसरा, ये नीचे से जो एक्सेल आ रहा ना, ये इसके मतलब ये जो आर्मेचर कॉइल है इसके दो एंड्स हैं, ठीक है। अब स्लिप रिंग क्या करती है, ये जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ना तो वैसे वैसे ये नीचे वाले एंड भी घूमेंगे। स्लिप रिंग क्या करेगी, क्योंकि आपने इसके ऐसे गोले में एक रिंग लगा दी है तो हर समय क्या करेगी, कॉइल का कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखेगी, ठीक है, क्लियर। स्लिप रिंग हेल्प्स टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्लियर। वर्किंग कैसे काम करती है इसकी, लेट अस सपोज the coil is rotated by an angle theta in time t। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई ओमेगा, थीटा बाय टी विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया ओमेगा टी। Now from the knowledge of electromagnetic induction, Faraday का सेकेंड लॉ कहता है that EMF induced equals to minus d phi b by dt, ठीक है, that is minus d by dt। phi b कितना हो जाएगा, phi होता है ba cos theta, that is minus d by dt, ba cos omega t। अब जैसे जैसे ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, ठीक है, जैसे जैसे कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जब ऐसे है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल, तो फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। जैसे ही घूमेगा कुछ फ्लक्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मैक्सिमम। अब क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा, कितना हो गया 0। फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कितना हो जाएगा मैक्सिमम। फिर घटेगा घटेगा घटेगा, कितना हो जाएगा 0। फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो ऐसे करते करते फ्लक्स क्या हो रहा है, बार 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 बार, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। और जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब EMF इंड्यूस होता है। ऐसा फैराडे बाबा ने अपने सेकंड लॉ में और फर्स्ट लॉ में कहा था, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कंडक्टर चेंजेस, therefore an EMF is induced in the coil known as induced EMF which is given by minus d phi b by dt, ठीक है। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं। क्या कांस्टेंट है,
माइनस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस का डिफरेंशिएशन आप सब जानते होंगे कितना होता है, माइनस साइन, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक और पेज ले लेते हैं। नाउ सपोज इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो e कितना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और I होता है e बाय आर, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा बाय आर साइन ओमेगा टी। अब देखो ना तो n चेंज हो रहा है, ना ही b चेंज हो रहा है, ना ही a चेंज हो रहा है, ना ही ओमेगा चेंज हो रहा है, ना ही r चेंज हो रहा है, तो ये सब तो कांस्टेंट्स है। इन कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं हम आई मैक्स, आई नॉट भी बोलते हैं इसे, और ये कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। मतलब द करंट इंड्यूस इन द कॉइल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किस हिसाब से चेंज हो रहा है, साइन के कर्व के हिसाब से। देयरफॉर द एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो नोन एज साइनोसोडियल करंट, क्योंकि ये साइन के कर्व के हिसाब से क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो दिस इज आई एंड दिस इज टी। जब मैं बात करूं टी की, तो जब समय टी बाय 4 है तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम आई नॉट। इसे आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टी, तो टी कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। अब टी अगर टी बाय 4 है तो टी से टी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आई नॉट। मतलब करंट क्या हो गया टी बाय 4 पे मैक्सिमम, और जब टी बाय 2 पे निकालेंगे तो टी बाय 2 पे कितना आएगा आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, साइन वन टी कितना होता है 0। ठीक है, तो ये टी बाय 2 पे 0। सिमिलरली अगर आप 3 टी बाय 4 पे निकालोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट, और जब पूरे एक टाइम पीरियड की बात करोगे टी, तो कितना हो गया 0। जैसे कि ये कॉइल है, ये मैंने घुमाया, कितना घुमा टी बाय 4, 1/4 रोटेशन हुआ। ठीक है, ये घुमाया, कितना टाइम पास हुआ टी बाय 2, ये घुमाया, कितना टाइम पास हुआ 3 टी बाय 4, और जब वापस ऐसे कर दिया तो कितना टाइम हुआ टी। ठीक है, तो इस समय पे मैक्सिमम फ्लक्स, इस समय पे 0, इस समय पे मैक्सिमम पर दूसरी डायरेक्शन में, और इस समय पे वापस 0। दैट इज हाउ वन साइकिल ऑफ एसी जनरेटर इज कंप्लीटेड और एसी करंट इज कंप्लीटेड। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, दैट इज एसी जनरेटर। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के बाद हमें पढ़ना है लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, ये तो इसी का पार्ट है। रेक्टिफायर, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आपका टेलीस्कोप। ठीक है, तो फॉर दैट द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग हो रही है, मतलब वीडियो इज़ बिकमिंग लॉन्ग, तो हम क्या कर रहे हैं इसे सेकंड पार्ट में शूट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।